हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ते आए हैं फ्रॉम क्लास 9th। तो यहाँ पर हम क्लास 11th में शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो एटम के और भी कई सारे मॉडल हमने पढ़े हैं क्लास 9th में और उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी जिनको बोर्स एटॉमिक मॉडल में दूर किया गया और इवन बोर्स एटॉमिक मॉडल की भी कई सारी लिमिटेशंस हैं। तो पहले हम देखते हैं मेन पॉइंट्स क्या हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के, राइट। तो जो पहला पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का वो है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला जो पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का वो क्या है कि सेंटर में क्या होगा, एक हेवी न्यूक्लियस होगा और वो हेवी न्यूक्लियस क्या है, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। और एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होंगे, राइट। तो न्यूक्लियस क्या है, हैवी है। ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, वो क्या है, दे आर सराउंडिंग द न्यूक्लियस। सो बहुत सिंपल है पहला पॉइंट, दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी, मतलब ज़्यादातर जो मास है वो किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर surrounding the nucleus. So this was the first point of Bohr's atomic model, right? दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस एंड एनर्जी, राइट। These orbits are associated with definite energy and are called energy level or shell. तो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, कि सेंटर में तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, राइट, और जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और वो किन में रिवॉल्व कर रहे हैं, इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ नहीं होगा, कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ही हैं जिनकी जो रेडियस है, मतलब न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ r और इसको मान लेता हूँ मैं r1 और इसको r2। तो जो r1 और r2 की वैल्यू है वो फिक्स है और हर जो सर्कुलर जो पाथ है उसमें एनर्जी भी फिक्स है। तो मान लीजिए यहाँ एनर्जी है E1, दूसरे में एनर्जी होगी E2, मान लीजिए E2 है। तो कुछ ही सेलेक्टेड पाथ हैं जिनमें रेडियस की वैल्यू क्या है, फिक्स है, मतलब इन बिटवीन R1 एंड R2 कोई पाथ नहीं होगा, कोई सर्कुलर पाथ नहीं होगा। ये तो R1 है, ये तो R2 है। और R1 और R2 में क्या डिफरेंस है, R1 की कुछ फिक्स रेडियस है, या जो पहला शेल है उसकी कुछ फिक्स रेडियस है और दूसरे शेल की भी कुछ फिक्स रेडियस है, और दोनों की एनर्जी का वैल्यू भी फिक्स है, मतलब वेरिएबल वैल्यू नहीं है। So electrons in an atom revolve around nucleus only in certain selected circular path. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, only in certain selected circular path which have fixed value of radius and energy. उनकी क्या है, जो रेडियस की वैल्यू है वो भी फिक्स है और साथ में एनर्जी की वैल्यू भी फिक्स है, राइट। दीज ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी एंड आर कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, राइट, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं। जैसे दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड दिस इज द सेकंड एनर्जी लेवल, राइट। सो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ। कुछ सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उस पाथ की क्या प्रॉपर्टी है, दैट इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू ऑफ रेडियस एंड एनर्जी, राइट। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके बाद राइट थर्ड पॉइंट है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है, हाँ सेकंड पॉइंट को थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं कि जो एनर्जी लेवल है, मान लीजिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस रहा होगा, सो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो इसको हम n = 1,
राइट। जो सेकेंड एनर्जी लेवल है दैट इज n इक्वल टू 2, थर्ड एनर्जी लेवल n इक्वल टू 3 एंड फोर्थ एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4। इसको आपने क्लास 9th में भी देखा होगा, हम इनको कहते हैं K L M N, राइट। सो फर्स्ट एनर्जी लेवल में n इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकेंड एनर्जी लेवल में n इक्वल टू 2, थर्ड एनर्जी लेवल में n इक्वल टू 3 एंड फोर्थ एनर्जी लेवल में n इक्वल टू 4, राइट। तो इसको हम जनरली डिनोट कर रहे हैं स्मॉल n से, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो n इक्वल टू 1 है तो उसको हम K भी कह सकते हैं, फिर L, फिर M और फिर N, राइट। तो ये जो n है ये क्या डिनोट कर रहा है, बेसिकली द प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मान लीजिए n इक्वल टू 4 है तो n इक्वल टू 4 न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, n इक्वल टू 1 न्यूक्लियस के काफ़ी पास है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू होगा n का उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इस n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे भी हम देखेंगे इसको, इस n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। और आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे 9th में, तब हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट शेल है दैट कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड शेल है दैट कैन होल्ड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन अ शेल इज 2n²। मान लीजिए मुझे थर्ड शेल में निकालना है n इक्वल टू 3 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू n²। तो n की वैल्यू 3, सो 2 इंटू 3² मीन्स 9, सो 18। सो थर्ड शेल कैन होल्ड मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2n²। किसी भी शेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, n इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 एंड n इक्वल टू 3 के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल और शेल, राइट। तीसरा जो पॉइंट है ये है किसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल का थर्ड पॉइंट है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, right? Therefore these orbits are called stationary states or allowed energy states। क्या मतलब है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो मूव करते हुए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू E1 है तो E1 ही रहेगी, और मान लीजिए यहाँ अगर वैल्यू E2 है तो ये E2 ही रहेगी। इससे पहले जो एटॉमिक मॉडल थे उन्होंने ये वाला पॉइंट नहीं दिया था, दैट्स वाई दे कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इस पाथ में रेडिएट करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, राइट, एंड द एटम विल कोलैप्स, राइट। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का अचीवमेंट ये है कि इसने क्या कहा, दैट जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिलीज एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी। तो जब ये एनर्जी को नहीं रिलीज करेगा नहीं एब्जॉर्ब करेगा वाइल रिवॉल्विंग अराउंड दिस सर्कुलर पाथ, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और एनर्जी फिक्स रहेगी सो ये क्या नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल नॉट कम इनटू कांटेक्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एटम विल नॉट कोलैप्स, मतलब एटम विल रिमेन स्टेबल, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा, दैट एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो एनर्जी कब रिलीज और एब्जॉर्ब होती है उसके लिए अगला पॉइंट में कहा गया है दैट द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, दिस इज वन, ठीक है, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी, राइट। तो आप देखिए ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकेंड एनर्जी लेवल, और इसके बाद जो है वो है थर्ड एनर्जी लेवल, राइट। सो जब तक इलेक्ट्रॉन इन
ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो न तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी को रिलीज करेगा। इसलिए इनको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। तो कब एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आता है। लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको n=1 और हायर एनर्जी लेवल n=2। जब लोअर से हायर में आएगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड। और जब हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी को क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। तो जब मान लीजिए n=1 से n=2 में जा रहा है तो लोअर टू हायर जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी विल एब्जॉर्ब। और जब हायर से लोअर में आ रहा है n=2 से आ रहा है n=1 तो एनर्जी विल रिलीज्ड। राइट, तो ये बात आपको समझनी है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा देन ओनली द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, अदरवाइज द एनर्जी विल नॉट रिलीज और एब्जॉर्ब। तो ये 2 पॉइंट में हमने सीखा कब एनर्जी रिलीज नहीं होती है और कब एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल, राइट। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h/2 pi। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसमें हम कहते हैं कि ये क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? दिस पॉइंट इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा आपको अजीब सा टर्म लग रहा होगा तो इसको बड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड का मतलब है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनमें क्या होगा? इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब एंगुलर मोमेंटम आपको पता होगा क्या है? मोमेंटम हम कहते हैं m/v। क्लास 9 से या 10 से आप लोग पढ़ते आए हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और जब सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, क्योंकि यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक सेंटर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है m/v/r, जहाँ r क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ फ्रॉम द न्यूक्लियस, या रेडियस भी आप मान सकते हैं। राइट, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम किसका है? द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्या होगा? इट इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। h क्या है? h एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम आगे देखेंगे कितनी होती है। सो h इज अ कांस्टेंट, 2 is 2 और पाई आपको पता है इट इज पाई। राइट, तो होल नंबर मल्टीपल का मतलब है n की वैल्यू 1, 2 या 3 हो सकती है। राइट, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? n कैन नॉट बी 1.5, कैन नॉट बी 0.5, कैन नॉट बी 2.5। राइट, सो कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही n की हो सकती हैं। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। राइट, मतलब m/v/r की वैल्यू क्या हो सकती है? m/v/r की वैल्यू हो सकती है, m/v/r की वैल्यू क्या हो सकती है? m/v/r की वैल्यू हो सकती है, आप n की जगह 1 रख सकते हैं। सो m/v/r कैन बी, अगर मैं n=1 रखूँगा सो h/2 पाई, n=2 रखूँगा सो 2h/2 पाई, n=3 अगर मैं रखता हूँ सो 3h/2 पाई। इतनी हो सकती है। इनके बीच में भी तो कोई वैल्यूज़ हैं। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट, 1.01, 1.02 एंड सो ऑन। छोटी क्लासेस में आपने देखा है। तो वो कोई भी वैल्यू नहीं होगी एंगुलर मोमेंटम की, केवल n=1, n=2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, यही वैल्यूज हो सकती हैं। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। और ये किसके लिए बता रहा है? ये बता रहा है एंगुलर मोमेंटम के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम। तो क्वांटाइजेशन का सिंपल मतलब अगर हम देखें तो सिंपल मतलब है कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज, नॉट द ऑल वैल्यूज, राइट। कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज, नॉट द ऑल वैल्यूज, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लैडर है, राइट, सीढ़ी कोई है, तो इस सीढ़ी में अगर आप चढ़ना शुरू करेंगे तो ये जो स्टेप्स हैं लैडर के, राइट, जिनको मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए n इक्वल टू 1 पहला स्टेप, n इक्वल टू 2 दूसरा स्टेप, n इक्वल टू 3 तीसरा स्टेप। तो जब आप सीढ़ी में चढ़ना शुरू करेंगे तो आप या तो यहाँ पैर रख सकते हैं n इक्वल टू 1 में, या आप रख सकते हैं पैर n इक्वल टू 2 में। इनके बीच में पैर रखने का है ही नहीं, राइट, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप वहाँ पैर रख ही नहीं सकते हैं। सो यही है क्वांटाइजेशन, मतलब कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज, नॉट ऑल वैल्यूज, राइट। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये क्वांटाइजेशन कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? क्वांटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बोर इंट्रोड्यूस द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ही सेड दैट while revolving around the nucleus, the only those paths are allowed, only those orbits are allowed in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h over 2 pi। तो बड़े ध्यान से ये वाला पॉइंट समझना है, what is angular momentum and what is quantization of angular momentum, right। तो ये कुछ पॉइंट थे, दीज आर द 5 बेसिक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके सक्सेस, मतलब क्या क्या सक्सेस हैं इस कॉन्सेप्ट की, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है। तो देखिए क्या क्या इसने एक्सप्लेन किया। इसने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट, जो इससे पहले वाले मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। स्टेबिलिटी का मतलब है देयर इज सेंटर एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। फिर भी जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट कोलैप्सिंग, दैट इज नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड द एटम इज नॉट कोलैप्सिंग। तो यही है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो इससे पहले वाले मॉडल नहीं समझा पाए थे, राइट। सो दिस मॉडल इज एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और कैसे समझा रहा है, एक पॉइंट हमने देखा, दैट बोर said that while revolving around the nucleus, the electron will not release or absorb energy while it is revolving around the nucleus in fixed path। तो इस तरीके से इसने क्या किया, it explained the stability of atom, right। इसके बाद it explained the atomic spectrum of hydrogen atom। अब एटॉमिक से मतलब एटम का स्पेक्ट्रम क्या मतलब होता है, थोड़ा वो हम समझ लेते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है, देखिए जैसे स्पेक्ट्रम का एक एग्जांपल है, जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराते हैं तो ये वाइट लाइट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं आप, राइट। ये भी एक तरीके का स्पेक्ट्रम है। और जिस स्पेक्ट्रम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कैसा स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन गैस, राइट। हाइड्रोजन गैस को कुछ एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे कुछ देर के लिए। फिर जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो वो उस एनर्जी को रिलीज करेंगे, राइट। एनर्जी रिलीज, ई फॉर एनर्जी, राइट। और यही एनर्जी को हम ऑब्टेन करते हैं कुछ लाइंस की फॉर्म में, और इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। फिलहाल के लिए इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा समझना। क्या है स्पेक्ट्रम का मतलब, हमें क्या मिलती हैं, कुछ लाइंस मिलती हैं, और वो लाइंस किसके करस्पॉन्डिंग होती हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वाइल द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर एंड देन फ्रॉम हायर टू लोअर। तो वो जो लाइंस मिलती हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इट कुड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो वो हमें समझ में आता है। और बोर कैसे समझाता है, बोर समझाता है कि जो लाइन आपको मिली है, जो लाइन आपको मिली है वो दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है। क्या है, E2 माइनस E1। मान लीजिए हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितना एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, h न्यू के बराबर, राइट, h न्यू के बराबर, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है,
फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से मैं न्यू का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हमें क्या मिलती हैं, अलग अलग लाइंस मिलती हैं ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दिस स्पेक्ट्रा कुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। तो ये दूसरा सक्सेस है किसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल का। तीसरी बात जो बोर्स एटॉमिक मॉडल समझाता है वो समझाता है इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। मान लीजिए ये है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और ये एक ऑर्बिट में केवल डिनोट कर रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो बोर ने कुछ कैलकुलेशन जो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है उनकी हेल्प से ये फॉर्मूला डिराइव किया कि ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। और इसकी वैल्यू क्या है, ई एन, ई फॉर एनर्जी, एन मीन्स इन द nth लेवल, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसकी वैल्यू निकाली गई -2π² m e⁴ ओवर h² n² n इंटू z², राइट। ये फॉर्मूला है एनर्जी का, जहाँ पे पाई तो आपको पता है क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और n क्या है, n इज द एनर्जी लेवल। n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, h इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, और z क्या है, z इज द न्यूक्लियर चार्ज, राइट। न्यूक्लियर चार्ज को आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में z की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे, एंड z की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू, पाई की वैल्यू, तो ये सब सॉल्व करके आता है ई एन इज इक्वल टू -1312 ओवर n² किलो जूल पर मोल। मतलब बोर ने इतना बताया कि ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ। तो ये nth लेवल में है। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो पता चल जाएगी। ऐसे सेकेंड एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी पता चल जाएगी, राइट। इन द सेम वे अगर आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो वो भी पता चल जाएगी। तो क्या फॉर्मूला आया एनर्जी का, ई एन इज इक्वल टू -1312 ओवर n² किलो जूल पर मोल। यहाँ n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो सेकेंड एनर्जी लेवल, और n की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो थर्ड एनर्जी लेवल। सो इन दिस वे बोर could calculate the energy of electron in a particular energy level. So it was the success of Bohr's atomic model, right? अब आप देख रहे होंगे एनर्जी नेगेटिव से क्या मतलब है। जनरली एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी, तो क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए ई एन का वैल्यू हमने निकाला -1312 ओवर n² किलो जूल पर मोल। तो n इक्वल टू 1 रखने से कुछ वैल्यू, 2 रखने से कुछ वैल्यू, 3 रखने से कुछ वैल्यू। तो n की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट रख दूँ तो इनफाइनाइट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और इतना दूर है मतलब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है ही नहीं, इनफाइनाइट। तो n की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूँ तो e की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज 1 ओवर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप देखिए एक है 0 एक है नेगेटिव, तो कम कौन हुआ, नेगेटिव। और जितना कम एनर्जी होगा उतना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी। एक बात बड़ी ध्यान से हम लोग समझेंगे, यहाँ पर दो केस हैं। एक बार आ रही है वैल्यू 0 जब हम n इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, और कोई भी वैल्यू अगर आप n की रखेंगे 1 2 3 4 सो ऑन, तो e की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, राइट। e की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, और n इक्वल टू इनफाइनाइट रखने पे ये 0 आएगा। तो अगर मैं आपको पूछूं आउट ऑफ 0 एंड नेगेटिव विच इज मोर, सो इट इज मोर, 0 इज मोर एंड नेगेटिव इज लेस। तो लेस एनर्जी का मतलब है स्टेबल कंपैरेटिवली, और 0 मोर एनर्जी का मतलब है अनस्टेबल या लेस स्टेबल। एक बात आपको समझ में आ रही होगी, आउट ऑफ 0 एंड नेगेटिव लेस एनर्जी इज इन द केस ऑफ नेगेटिव, राइट। सो जितना कम एनर्जी होगा उतना स्टेबल होता है,
कोई भी सिस्टम। तो इस केस में जो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एटम में अगर न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, अगर एटम में है तो इसकी एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एट द रेस्ट। एट द रेस्ट का मतलब है, फ्री इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट का मतलब है द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन द इन्फ्लुएंस और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है ही नहीं, या एटम से बाहर चला गया है, राइट तब उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और जब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आता है, एटम में शामिल होता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। सो माइनस एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट तो ये बात हुई नेगेटिव एनर्जी की। द नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट, राइट। इससे एक बात और भी पता चलती है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इजेक्ट करना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है किससे, एटम से, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, मान लीजिए दिस इज न्यूक्लियस और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस केस में इसकी एनर्जी कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करना है तो जितना नेगेटिव में वैल्यू था उतनी मुझे पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से फ्री होगा, राइट। सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, राइट इसलिए वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा है, इट कैन नॉट लीव द न्यूक्लियस, राइट। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से फ्री करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, this much of energy has to be given. So this indicates that electron is bound to the nucleus, and to eject electron from the atom this amount of energy has to be given. इतना एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये है बोर्स एटॉमिक मॉडल के सक्सेस। कुछ लिमिटेशंस भी हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। क्या लिमिटेशन है, देखिए, it could not explain the finer details, doublet, too closely spaced lines of the hydrogen spectrum using sophisticated techniques. इसका मतलब है जो नॉर्मल लाइंस थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जो नॉर्मल लाइंस थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, अगर उसको हम किसी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करें तो ये जो सिंगल लाइन है वो दो लाइन में टूटी हुई नज़र आती है, राइट इसी को हम कह रहे हैं डबलेट टू क्लोजली स्पेस लाइन। ये नॉर्मली हमको नहीं दिखाई देती है, बट हम सोफिस्टिकेटेड मतलब अच्छा क्वालिटी वाला कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करें, तो क्या होगा, एक जो सिंगल लाइन है वो हमें लगती है दो लाइन में डिवाइड हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो ये कैसे स्प्लिट हो रही है ये बोर नहीं समझा पाया, इसी को हम कहते हैं फाइनर डिटेल्स। फाइनर का मतलब और फाइन हो रहा है, जो सिंगल लाइन है वो 1 से 2 में टूट रही है या इवन 3 में भी टूट रही है, तो ये बोर नहीं एक्सप्लेन कर पाए, दिस इज द लिमिटेशन, राइट। और कई टाइप की लाइंस हमें मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, जिनको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, बाउमर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, और आगे एक फुंड आता है। थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए ये है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 एंड सो ऑन, n = 1 2 3 4 5 6 7, ये हायर एनर्जी लेवल है। दिस n = 1 = फर्स्ट एनर्जी लेवल, राइट। तो जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हमेशा आ रहा है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, आप देखिए 2 से भी 1 में आ रहा है, 3 से भी 1 में आ रहा है, 4 से भी 1 में आ रहा है, 5 से भी 1 में आ रहा है, 6 7 से भी 1 में आ रहा है। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम में जो लाइन सीरीज हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। और अगर हायर एनर्जी लेवल से n = 2 में आ रहा है तो बाउमर सीरीज, हायर एनर्जी लेवल से n = 3 में आ रहा है तो पास्चन सीरीज, और हायर एनर्जी लेवल से अगर n = 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, राइट। तो ये कौन नहीं समझा पाया, ये बोर नहीं समझा पाए। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, सो देयर इज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है। तो ऐसे कई सारे एटम हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे ही एटम ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं।
तो उनका स्पेक्ट्रा को बोर नहीं समझा पाए। केवल किसका स्पेक्ट्रा को थोड़ा बहुत समझा पाए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सारे एटम जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पेक्ट्रा को बोर नहीं समझा पाए। सो इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। राइट, अब जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है? देखिए, ये है एक स्पेक्ट्रल लाइन, सिंपल, ये है एक स्पेक्ट्रल लाइन, और अभी ऊपर क्या लिखा है? नो मैग्नेटिक फील्ड। जब हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन क्या है हमने आपको समझाया है, जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्प्लिट हो जाती हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ केवल एक थी और यहाँ बहुत सारी लाइन आपको दिखाई दे रही हैं। राइट, फिलहाल ये नंबर क्या है इनको छोड़ दीजिए, केवल इतना समझिए कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। राइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर। इन द सेम वे स्टार्क इफेक्ट, तो स्टार्क इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की जगह में अगर मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी ऑब्जर्वेशन सेम होगा, मतलब जो सिंगल लाइन है दैट विल स्प्लिट इनटू मेनी लाइंस, तब भी क्या नहीं होगा, तब भी इस इफेक्ट को भी बोर नहीं समझा पाए। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जीमन इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाई दीज लाइन्स आर स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, that is Zeeman and Stark effect. Bohr could not explain this. So this was the limitation of Bohr atomic model. और बात, it could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bond. मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलके कैसे मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये भी बोर नहीं समझा पाए। राइट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड, ये भी नहीं समझा पाए। और सबसे नई इम्पॉर्टेंट बात, जो बोर ने जो थियरी दी थी दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो सबसे बड़ा सेटबैक था टू द बोर्स थियरी वो क्या था कि जो भी बोर ने दिया था थियरी दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द 2 न्यू कॉन्सेप्ट, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट, सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो हमने देखा जो मेन पॉइंट्स क्या हैं बोर एटॉमिक मॉडल के वो देखे, और उसकी सक्सेस देखी और उसके लिमिटेशन देखी। अब 2 चीज़ें हमने देखनी है, दैट इज ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं क्या है इनमें। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, नाम से पता चला ड्वेल का मतलब होता है डबल। राइट, डबल, और मैटर क्या है आप लोग जानते हैं। तो ये कह रहा है कि जो मैटर है उसका नेचर कैसा है? ड्वेल। 2 टाइप का नेचर है, और 2 टाइप का नेचर का मतलब है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव क्या है आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। सो वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे एम्पलीट्यूड आपने सुना होगा। राइट, एम्पलीट्यूड आपने सुना होगा, वेवलेंथ आपने सुना होगा। ये सारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वेव की हैं। और पार्टिकल का मतलब जिसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। राइट, जिसका फिक्स मास होता है, जिसका फिक्स एनर्जी होता है, जिसका फिक्स मोमेंटम होता है m/v, वो पार्टिकल के केस में है। राइट, सो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर क्या कह रहा है? दैट ऑल मटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन, ऑल मटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन possesses वेव करेक्टरिस्टिक्स। जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं अगर वो मोशन में हैं तो उनमें वेव करेक्टरिस्टिक्स होगी। मटेरियल पार्टिकल का मतलब है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई बॉल है। राइट, मान लीजिए इसका वेट है 5 ग्राम। तो जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं, बॉल तो एक मटेरियल पार्टिकल है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसका वेट मेजर कर सकते हैं। अगर वो चल रही है तो समहाउ उसकी हम वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी सब निकाल सकते हैं। सो वो हो गया पार्टिकल कैरेक्टर। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर क्या कह रहा है? ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन द मोशन पॉजेसेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये क्या है, मोशन में है, जब बॉल स्टेशनरी है तब की बात नहीं कर रहा है। अगर बॉल मोशन में है
तो वो क्या करेगा, वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। और वेव का प्रॉपर्टी क्या है, वेवलेंथ, राइट। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जो वेव है वो कैसे चल रहा है, इस फॉर्म में चल रहा है, राइट, आगे चल रहा है, ये सब बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड, राइट, और ये ऑपोजिट साइड में डिस्टेंस, ये भी एम्पलीट्यूड। तो यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन वन साइड, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, राइट, और ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन अनदर साइड, इसको हम कहते हैं ट्रफ, राइट। तो ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड सो ऑन। तो एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है वेवलेंथ। आई होप आप लोगों को ये पता होगा क्लास 9 से, वेवलेंथ, और इसको डिनोट करते हैं बाय लैम्डा, राइट। तो ये जो वेवलेंथ है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये क्या कह रहा है, हर कोई मटेरियल पार्टिकल अगर वो मोशन में है तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा व्हाट, वो शो करेगा वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके लिए हम डिराइव किया जाता है कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, देखिए डेरिवेशन है इज इक्वल टू, आइंस्टाइन की थियोरी है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट। जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस रिलेशन के हिसाब से, वेयर मास m इज द मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और आपने अभी देखा जो एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन, जो स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी है वो कितना है, E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। ये तो दोनों ही एनर्जी को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, वेयर एच इज प्लेइंग कॉन्स्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एम इज मास एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। अब जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज इक्वल टू, इसका रिलेशनशिप है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। जो फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन है लेमडा के साथ सी बाई लेमडा, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो एच इंटू ये हो जाएगा सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। अब एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम इंटू सी, और यहाँ से लेमडा आ जाएगा एच ओवर एम इंटू सी। सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है विद वेलोसिटी v तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम इंटू वी। तो ये जो हमने डिराइव किया है, दिस इज व्हाट, द डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या है, lambda is equal to h over m into v, where h is Planck's constant, m is the mass of the object and v is the velocity of the object with which it is moving and lambda is its wavelength। तो ये पार्टिकल के लिए है। तो अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा। सो दिस इज व्हाट द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल तो है बट अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। और ये बात अलग है कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल हैं, जैसे बॉल की बात हमने की, और भी कोई बड़े पार्टिकल, बड़ा पत्थर आप ले लीजिए, इवन आप अपने आप को ले लीजिए, इनमें जो वेव प्रॉपर्टी होगी वो बहुत कम होगी। एग्जिस्ट करेगा नो डाउट, बट वो बहुत कम होगी। और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें वेव जो प्रॉपर्टी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी दोनों में ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं, उनमें भी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ वेव पार्टिकल्स फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। अब पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये हम कैसे समझेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ डेफिनिट मास, इलेक्ट्रॉन का डेफिनिट मास होता है, आपको पता है कितना होता है, एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, चार्ज होता है। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की। तो इन सब को देख के लगता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस सिंसिलेशन विद जेडएनएस स्क्रीन, एक स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट कराई जाती है तो सिंसिलेशन मतलब लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। एंड ईच स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस ओनली वन सिंसिलेशन, एक इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा तो एक सिंसिलेशन, एक बार लाइट प्रोड्यूस होगी, राइट। तो इन सब बातों को देख के लगता है दैट इट मस्ट बी लोकलाइज, इसकी लोकेशन फिक्स होगी, एंड इट मस्ट हैव पार्टिकल नेचर,
तो इन सब बातों को देख के लगता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, पार्टिकल नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, पार्टिकल नेचर होना चाहिए, राइट। अब वेव नेचर के बारे में क्या है जस्टिफिकेशन, देखिए वेव नेचर जो इलेक्ट्रॉन का है दैट वाज एक्सप्लेन बाय डेविसन एंड जर्मर इन 1927। तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जिसको हम कहते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो है कुछ भी नहीं, थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा सेटअप। इसमें क्या किया गया है, एक फिलामेंट है, वायर है, उसको हीट किया गया है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, पावर दिया गया है और ये पावर को आप यहाँ कंट्रोल भी कर सकते हैं रेस्टोर की हेल्प से। तो जब फिलामेंट को इतना हीट कर दिया कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाई बाय एक्सेलरेटिंग एनोड। मतलब सिंपल सा इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को पॉइंट करना एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम, और इसको किस पे स्ट्राइक कराया, निकल, राइट, एक एलिमेंट है, उस निकल टारगेट पे इसको स्ट्राइक कराया गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए या डिफ्लेक्ट हुए, इसको हम कह रहे हैं डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। डिफ्रैक्टेड का मतलब उसका पाथ चेंज हो गया, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, स्ट्राइक के बाद वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। सो दिस इज व्हाट, द डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। तो जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है, इट वॉज डिटेक्टेड बाय अ मूवेबल डिटेक्टर, राइट। और इसको किस पे स्ट्राइक कराया गया, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक कराया गया। सो दिस इज द सेटअप ऑफ द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, राइट। अब इससे हमें क्या मिलता है, देखिए, तो देखिए ये है इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है निकल का टारगेट, और जो बीम यहाँ से आ रही है डिफ्रैक्ट होके, उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक कराया गया। तो जब फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक कराया गया तो हमें कुछ इस टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला, कुछ इस टाइप का पैटर्न मिला। आपको दिख रहा है रिंग्स में कुछ डार्क दिख रही हैं, कुछ ब्राइट दिख रही हैं। ये ब्लैक वाली डार्क है और वाइट वाली ब्राइट है। सो हमें क्या मिला, ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट रिंग्स का एक पैटर्न मिला, जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। हमें क्या मिला, ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट रिंग का एक पैटर्न मिला, जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, सेम ऐसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है एक्स रेज के केस में। और एक्स रेज तो क्या है, वेव है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वेव है, राइट। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्टेन्ड विच वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्स रेज। ये बिल्कुल एक्स रेज के पैटर्न जैसा था, राइट। सो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शो वेव कैरेक्टर। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, वेव कैरेक्टर है। इसका मतलब है क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है, दोनों ही शो करता है। इसी को हम कहते हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, राइट। अब मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो वेव पार्टिकल ड्वेलिटी है, इट इज़ ऑब्जर्वेबल ओनली इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे जो पार्टिकल हैं, उन्हीं में ही ये ऑब्जर्व होता है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ये ऑब्जर्व नहीं होता, भले है उसमें बट ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कम है। इसको हम आगे प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। और वैल्यू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्या है, अ टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल क्या होगा, इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो मैक्रोस्कोपिक किसको कहेंगे, जो बड़ा है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। सो अ टेनिस बॉल हैविंग मास दिस मच is moving with a velocity of this much. Calculate the wavelength associated with this moving tennis ball. इसकी wavelength आप निकालिए। Will the moment of this ball exhibit a wave character? अभी हमने पढ़ा कि जितने भी पार्टिकल हैं, मान लीजिए ये बॉल है, तो अगर ये मोशन में है तो ये क्या डिनोट करेगा, वेव करेक्टर शो करेगा। यही कहता है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। और साथ में क्या कहता है कि ये जो ड्वेल नेचर है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है एज कम्पेयर टू द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो यहाँ पर जो बॉल है दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें वेव करेक्टरिस्टिक है या नहीं है। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है,
इतना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड, राइट। तो हमें क्या करना है, h की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू भी हमें दी है और v की वैल्यू भी हमें दी है। तो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻34। तो आप देखिए 10⁻34 का मतलब है कितना हो जाएगा 1/10। यहाँ कितने 10⁻34 और 10⁻34 का मतलब है एक के पीछे 34 जीरो, बहुत बड़ा नंबर होगा, राइट। तो जब एक 1 को हम इतने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत छोटा नंबर आएगा। और इतना छोटा ये वेवलेंथ है दैट इट इज़ टू स्मॉल टू बी मीजर्ड, हम इसको मीजर ही नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है इसका जो वेव करेक्टर है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बिकॉज इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, राइट। वेयर एज अगर हम इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे वेव करेक्टर, वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ कम हो जाएगा, बाकी वेलोसिटी जो भी होगी एच का वैल्यू सेम है, तो वहाँ लैम्डा की वैल्यू आती है 10⁻10 के ऑर्डर में। तो 10⁻10 काफ़ी बड़ा है 10⁻34 से, 10⁻24 टाइम्स बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है ये, राइट। तो इसलिए इसको मेजर किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किस में वेव करेक्टरिस्टिक होगा, किस में नहीं होगा, या किस में आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो एक ही क्राइटेरिया है ऑब्जर्व होने और ना होने का। अगर वेवलेंथ बहुत छोटा है, आप उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो उसमें वेव करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व नहीं होंगी। और अगर वेवलेंथ क्या है, काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली, कि आप वेवलेंथ को मेजर कर पाएँ, तो उसमें वेव करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, मेजर होंगी, राइट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक फिलहाल के लिए इसमें है डेरिवेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, राइट। तो कैसे है आप देखिए, जो डी ब्रॉगली रिलेशन है वो क्या कह रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो जब मोशन में है तो वो वेव की फॉर्म में है। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी या डी ब्रॉगली रिलेशन कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो ये एक वेव की फॉर्म में मूव करेगा, एग्जैक्ट। और वेव कैसे चलती हैं, क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में चलती हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं ऑल्टरनेटिव मिनिमा मैक्सिमा। तो ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये है क्रस्ट, और ये जो मिनिमम वाला पॉइंट है ये है ट्रफ, राइट। तो अगर ये तो वेव दो टाइप की हैं, एक है वेव इन फेज, एक है वेव आउट ऑफ फेज। वेव इन फेज का मतलब है, आप मान लीजिए एक वेव कौन सा होगा, एक वेव होगा फ्रॉम दिस क्रेस्ट टू दिस क्रेस्ट, मान लीजिए ये है ना, एक मैं इसको मान लेता हूँ। दूसरा वेव कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम दिस क्रेस्ट टू दिस क्रेस्ट, दिस इज वेव नंबर 2, राइट। तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। तो आप देखिए ये है वेव नंबर 2, ये है वेव नंबर 1। तो एक वेव मैंने कहाँ से कहाँ तक गिना, फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, राइट, फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट। तो वेव इन आप देखिए ये है वेव 1 यहाँ से यहाँ तक, ये है वेव 2 यहाँ से यहाँ तक। तो वेव इन फेज का मतलब है एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट एक साथ हों, कंटिन्यूएशन में हों। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। इन द सेम में यहाँ एक वेव नंबर 3 आप देखिए, तो ये है, तो एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट, यहाँ ये भी तो क्रेस्ट है, ये कंटिन्यूएशन में हो। तो ऐसे अगर आप काउंट करेंगे तो इस केस में कितने वेव बन रहे हैं आप काउंट कर सकते हैं, राइट। आप काउंट कर सकते हैं कितने वेव बन रहे हैं, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 वेव इसमें बन रही हैं, राइट। ये है वेव इन फेज। तो जब वेव इन फेज होंगी तभी जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर पाएगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ और इन फॉर्म ऑफ वेव। अब ये है वेव आउट ऑफ फेज। तो वेव आउट ऑफ फेज क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ क्लैश कर गया, यहाँ एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट नहीं मैच कर रहे हैं, राइट। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है एक वेव का क्रेस्ट और ये है दूसरे वेव का क्रेस्ट, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो जब कंटिन्यूएशन में नहीं होगा तो जो ये वेव है ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब ऐसा मोशन पॉसिबल होगा ही नहीं।
अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ वेव फॉर्म में, तो ये ऐसे ही मोशन करेगा और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, राइट। तो अगर और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करके एक सर्कल बना दूं, इसको मैं एक्सपेंड करके एक सर्कल बना सकता हूं, और ये जो पूरा डिस्टेंस है इसमें कितनी वेव हैं, यहाँ पर हैं 8, और एक वेव जो लेंथ है वो है लैम्डा, तो यह है 8 लैम्डा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे कहा। अगर मैं क्या करूं, इस पूरे वेव को एक्सपेंड करूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, तो ये एक सर्कल बनेगा, और सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, राइट। अब इस केस में इसमें कितने वेव हैं, 8, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 लैम्डा। इसका मतलब है 2πr इज इक्वल टू 8 लैम्डा। 8 की जगह में 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा, सरकमफ्रेंस क्या है n लैम्डा के बराबर और सरकमफ्रेंस है 2πr। तो दोनों को मैं अगर आप इक्वेट कर सकता हूं, सो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, और क्योंकि लैम्डा की वैल्यू होती है h/mv फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो मैं लैम्डा की वैल्यू ये रख दूंगा, तो ये आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू n इंटू h/mv, और इसको मैं सॉल्व करूंगा, mv को इधर ले जाऊंगा, 2π को इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा mvr इज इक्वल टू n इंटू h/2π। और एग्जैक्टली यही था किसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। बोर ने भी कहा था कि केवल वही सर्कुलर पाथ अलाउड हैं जहां पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। इट मीन्स हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हैं फ्रॉम द डी ब्रॉगली इक्वेशन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, और हमने साथ में देखा था बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पार्ट 1 में हमने बेसिकली देखा है बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, उसकी मेन पॉइंट, उसके सक्सेस और उसकी लिमिटेशन, और दूसरा हमने देखा ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हमने कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर है तो उसमें वेव करेक्टरिस्टिक्स होता है और उसकी वेवलेंथ की वैल्यू आती है h/mv, कोई भी पार्टिकल। ये बात अलग है कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ये जो वेव की वैल्यू होती है वो वेवलेंथ या वेव करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कम होती है, मिनिमम या बहुत कम, नेग्लिजिबल, और माइक्रो में ये क्या होती है, मैक्सिमम या काफ़ी ज़्यादा होती है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर